अगर हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश का एक सैटेलाइट मैप देखें तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? जाहिर है, कंक्रीट के बड़े बड़े शहर। बिल्कुल, शहर और मीलों तक फैले हुए गेहूं या गन्ने के खेत। हर तरफ बस इंसान ही इंसान। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरी जमीन बस खेती और मकानों ने ही घेर रखी है। सही कहा। लेकिन इसी मैप के अंदर ना एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई भी छिपी है। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसा राज्य है जहां असल में 6% से भी कम जमीन पर जंगल बचे हैं। वो पूरे देश में, पूरे भारत में वृक्षावरण के मामले में टॉप 3 में आता है। अरे वाह, ये तो पहली नजर में बिल्कुल विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। और यही विरोधाभास आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम उत्तर प्रदेश के ग्रीन प्रोफाइल की बात करते हैं, खासकर साल 2000 में उत्तराखंड के अलग होने के बाद। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, क्योंकि तब राज्य के सबसे घने जंगल एक ही झटके में सीमा के उस पार चले गए, तो ऐसा लगा कि शायद अब यहाँ सिर्फ खेती बचेंगे। लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास राज्य की वन नीतियां हैं और जो दिसंबर 2024 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है, ISFR 2023 की रिपोर्ट। हाँ वही, उसके ताज़ा आंकड़े हैं हमारे पास और यहाँ की वनस्पतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये केवल पेड़ों की गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें ये समझना है कि नीतियाँ कागजों पर कैसे काम करती हैं और उपग्रह आसमान से क्या देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। हाँ, और उस खाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरकारी डिक्शनरी में जंगल आखिर कहते किसे हैं। सही कहा। राजस्व विभाग के दस्तावेजों में इसके लिए 2 अलग-अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। पहला है वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और दूसरा है वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर। इससे ना मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से देखती हूँ। ये बिल्कुल किसी बैंक अकाउंट की तरह है। अच्छा, कैसे? जो वन क्षेत्र है वो हमारे पासबुक की एंट्री है। मतलब वो बताती है कि कागजों पर हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। समझ गया। और जो वनावरण है वो नकद है या कैश है जो असल में इस वक्त हमारी जेब में मौजूद है। क्या बात है, ये तुलना बहुत सटीक है। तो जो वन क्षेत्र है वो बस एक कानूनी ठप्पा है, मतलब कागजी बात। हाँ, अगर सरकारी फाइल में किसी जमीन को जंगल लिख दिया गया है तो वो वन क्षेत्र है, भले ही वहां जमीन पर एक भी पेड़ ना हो। मतलब वो पूरी तरह से बंजर मैदान भी हो सकता है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के मामले में ये जो पासबुक वाली एंट्री है ना, हाँ, ये लगभग 17,500 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% से थोड़ा ही ज्यादा है, 7.24%। लेकिन जब सैटेलाइट आसमान से तस्वीर खींचता है तो वो सरकारी फाइलें नहीं पढ़ता, वो सिर्फ हरियाली देखता है। वो तो बस कैनोपी देखेगा। सही कहा। जहां पेड़ों का घनत्व एक निश्चित सीमा से ज्यादा होता है उसे ही वो वनावरण मानता है। तो ये जो असली कैश है, मतलब असली वनावरण, वो कितना है? ये राज्य में 15,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है, यानी 6% से थोड़ा ही ज्यादा, 6.24%। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर हम 1988 की राष्ट्रीय वन नीति को देखें तो उसका लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर यानी करीब 33% हिस्से पर जंगल होने चाहिए। हाँ, और पहाड़ों पर तो ये 2/3 है। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राज्य वन नीति 2017 बनाई, उसमें अपना लक्ष्य 33% क्यों नहीं रखा? उन्होंने केवल 15% का लक्ष्य रखा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या ये अपनी नाकामी छुपाने या बस पासिंग मार्क्स लाने जैसी बात नहीं है? पहली नजर में ये एक समझौते जैसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण राजनीतिक नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से भौगोलिक और आर्थिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पेट भरता है। गंगा और यमुना का ये जो मैदानी इलाका है, ये दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ये बात तो है। राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी का जीवन और उनकी आजीविका इन्हीं खेतों पर टिकी है। तो क्या रातों रात लाखों हेक्टेयर खेतों को जंगलों में बदला जा सकता है? व्यावहारिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। उससे तो एक बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए 33% का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो एक आदर्श स्थिति जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए 15% का लक्ष्य बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। और शायद राज्य की वन नीतियां भी समय के साथ इसी हकीकत के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। हाँ, 1952 में पहली नीति आई थी,
फिर 1998 में दूसरी और अब 2017 वाली नीति लागू है। और इन नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए अप्रैल 2001 में भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके उसे कानूनी ताकत भी दी गई। अच्छा, और उत्तर प्रदेश वन निगम का क्या रोल रहा इसमें? उसकी स्थापना तो काफी पहले 25 नवंबर 1974 को ही हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड के जाने के बाद चुनौतियां बदल गईं। बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, जो ISFR 2023 की रिपोर्ट है, वो दिखाती है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा रहा है। हाँ, अगर हम उपग्रहों की नजरों से देखें तो राज्य के वनावरण को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। और ये आंकड़े ना थोड़े चिंताजनक भी हैं। अति सघन वन, जिन्हें हम VDF या वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, वो राज्य में सिर्फ 1% के आसपास है, 1.12% सटीक तौर पर। और मध्यम सघन वन लगभग 1.5% है और खुले वन 3.5% के करीब हैं। झाड़ियां भी हैं कुछ, 0.27%। तो इसका मतलब राज्य के हर 100 हिस्से में से बमुश्किल 1 हिस्से पर ऐसे जंगल हैं जिन्हें सच में घने जंगल कहा जा सकता है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात ये है कि उपग्रह ये तय कैसे करता है। वो पेड़ों की छतरी यानी कैनोपी का घनत्व नापता है। बिल्कुल, अगर जमीन का 70% से ज्यादा हिस्सा ढका है तो वो अति सघन है, और अगर 40 से 70% के बीच है तो वो मध्यम सघन वन है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये घने वन बहुत कम है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि अगर हम पिछली रिपोर्ट यानी 2021 से तुलना करें तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। एकदम सही। 2021 के मुकाबले 2023 में वनावरण में लगभग 118 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसमें हम वृक्षावरण को जोड़ दें तो कुल वृद्धि 559 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की है। हाँ, और 559 वर्ग किलोमीटर कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। लेकिन ना, ये वृक्षावरण या ट्री कवर ही वो चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कैसे? हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश वृक्षावरण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। हाँ, लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका। तो ये वनावरण से अलग कैसे है? यही तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। देखिए, वनावरण वो है जो कम से कम 1 हेक्टेयर से बड़े इलाके में फैला हो, मतलब प्रॉपर जंगल। हाँ, लेकिन वृक्षावरण उन पेड़ों की गिनती है जो पारंपरिक जंगलों के बाहर हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम जगह में फैले हैं। मतलब ये वे पेड़ हैं जो किसी बड़े जंगल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। जैसे सड़कों के किनारे लगे नीम और पीपल के पेड़ हो गए। हाँ, या किसानों के खेतों की मेड़ पर खड़े शीशम के पेड़। और शहरों के बीचों बीच पार्कों में लगे पेड़। ठीक कहा, क्योंकि राज्य में बड़े जंगल उगाने की जगह तो बची नहीं है, इसलिए सरकार और आम लोगों का पूरा जोर इन छोटे छिटपुट पेड़ों पर रहा है। और इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। सैटेलाइट के आंकड़े तो यही बताते हैं। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को ना पूरे राज्य के नक्शे पर फैलाकर देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब हरियाली का ये जो वितरण है ये पूरे राज्य में एक समान नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह हरे भरे हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहां हरियाली खोजे नहीं मिलती। उदाहरण के लिए चलिए सोनभद्र जिले को लेते हैं। सोनभद्र, वो तो उत्तर प्रदेश के वनों का सरताज है। बिल्कुल, अधिकतम वनावरण की बात करें तो सोनभद्र सबसे ऊपर है। वहाँ 2400 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में जंगल हैं। और अगर प्रतिशत में देखें तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो जाता है। हाँ, सोनभद्र जिले का लगभग 35% हिस्सा 34.87% जंगलों से ढका है। एक ही राज्य में जहां औसत सिर्फ 6% है, वहां एक अकेला जिला 35% जंगल समेटे हुए है ना कमाल की बात। राज्य की सबसे ज्यादा मध्यम सघन और खुले वन भी वही हैं। हालांकि अगर अति सघन वनों की बात करें तो वहां लखीमपुर खीरी बाजी मार लेता है। वहां 800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अति सघन वन है। क्षेत्रफल में वो दूसरे नंबर पर है। और इन दोनों जिलों के बाद चंदौली, श्रावस्ती, चित्रकूट और पीलीभीत का नंबर आता है प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में। सही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब एक तरफ हमारे पास सोनभद्र है जहां 1/3 जिला जंगल है और दूसरी तरफ भदोही है। भदोही है ना? भदोही में मात्र 5 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा 5.2 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, पूरे जिले का आधा प्रतिशत हिस्सा। और भदोही अकेला नहीं है इसमें। हाँ, अगर न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों को देखें तो संभल, मैनपुरी, बदायूं
और मऊ का हाल भी ऐसा ही है। संभल में तो 0% 5% ही जंगल है और क्षेत्रफल में मऊ, संत कबीरनगर, बागपत भी काफी नीचे हैं। तो एक ही राज्य में इतनी भयानक असमानता क्यों है? क्या भदोही या संभल के लोग पेड़ नहीं लगाना चाहते? अरे नहीं, ये कोई मानवीय इच्छा का परिणाम नहीं है। तो ये पूरी तरह से भूगोल और जमीन की बनावट का खेल है। वो कैसे? देखिए, अगर आप उन जिलों के नक्शे को देखें जहां सबसे ज्यादा जंगल हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या श्रावस्ती, तो ये सभी तराई और भाभर के इलाके में आते हैं। हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र। बिल्कुल, नेपाल सीमा से लगा हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियां यहाँ ढेर सारी नमी छोड़ती हैं, जिससे जमीन में पानी भरपूर रहता है। और दूसरी तरफ सोनभद्र और चित्रकूट हैं। ये राज्य के दक्षिणी हिस्से में विंध्य पर्वतमाला के पथरीले और उबड़-खाबड़ इलाके हैं। अच्छा, तो क्योंकि विंध्य का इलाका बहुत पथरीला है, वहाँ बड़े पैमाने पर खेती हो ही नहीं सकती। एकदम सही पकड़े हैं। इसलिए वहाँ के जंगल इंसानी दखल अंदाजी से बचे रह गए। हाँ, वहाँ का भूगोल जंगलों को पनपने का मौका देता है। इसके विपरीत भदोही, संभल, मैनपुरी या मऊ जैसे जिले, ये सब मैदानी इलाके हैं। मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाके, गंगा का अत्यंत उपजाऊ और समतल मैदान। यहाँ की जमीन इतनी कीमती है ना कि हर इंच का इस्तेमाल या तो सघन खेती के लिए होता है या फिर वहाँ घनी आबादी बस गई है। मतलब वहाँ किसी बड़े जंगल के लिए कोई प्राकृतिक जगह बची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भूगोल वाली बात ना बहुत कुछ साफ कर देती है, और ये जानना कि जंगल कहाँ है इस सवाल की तरफ भी ले जाता है कि अलग-अलग जलवायु वाले इन जंगलों में आखिर उग क्या रहा है। वनस्पतियों की विविधता। हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश के इस भूगोल की तुलना ना एक 3 मंजिला वनस्पति इमारत से की है। 3 मंजिला इमारत, ये काफी दिलचस्प है, जरा समझाइए इसे। हाँ, मतलब इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल है हमारा तराई और भाबर का इलाका। क्योंकि ये हिमालय की तलहटी है तो यहाँ मौसम ठंडा और नमी से भरा होता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस। हाँ, यहाँ साल, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल और जामुन जैसे ऊंचे पेड़ मिलते हैं। और क्योंकि पानी ज्यादा है तो बांस और बेंत के जंगल भी खूब होंगे। हाँ, बहुत बहुतायत में। और फिर आती है अब की इमारत के बीच वाली मंजिल, यानी राज्य के पूर्व, मध्य और पश्चिम के मैदानी क्षेत्र। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। ये जो शब्द है ना, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल, शायद कई लोगों को थोड़ा भारी लगे। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है वे इलाके जो गर्म होते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी भरपूर पड़ती है और जहाँ सर्दी गर्मी के स्पष्ट मौसम होते हैं। हाँ, और क्योंकि ये शुष्क यानी सूखे जंगल है, यहाँ हमें वो पेड़ दिखते हैं जिनसे हम मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, जैसे कि नीम, पीपल, शीशम, अमलतास, बेल और अंजीर। और इन्हीं वनों में झाड़ियाँ और घासें भी होती हैं। और अगर आप इन्हीं मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे चले जाएं या आर्द्र भूमि की तरफ, तो जमीन में नमी होने के कारण वहाँ आम, बबूल और इमली के पेड़ भी खूब पनपते हैं। बिल्कुल। और अंत में आती है हमारी इमारत की ग्राउंड फ्लोर, राज्य का दक्षिणी हिस्सा, यानी सोनभद्र और चित्रकूट वाला पथरीला और सूखा इलाका। हाँ, या ना तो तराई जैसी नमी है, न ही मैदानों जैसी उपजाऊ मिट्टी। इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और यहाँ के पेड़ों के नाम भी ना इस इलाके के सख्त मिजाज की गवाही देते हैं, जैसे अकेशिया, कंटीले लेग्यूमिस, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन और रियूंझा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो प्रकृति के काम करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। आपने ध्यान दिया होगा कि इन तीनों मंजिलों के वनों के नाम में एक शब्द लगातार आ रहा है, पर्णपाती। हाँ, पर्णपाती, जिसे अंग्रेजी में डेसिडुअस कहते हैं। हाँ, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। इसका सीधा सा मतलब तो यही है ना कि ये वो पेड़ हैं जो साल के खास मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि ऐसा होता क्यों है? शायद पानी की कमी की वजह से। अप्रैल और मई के महीनों की कल्पना कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, लू चलती है और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। तब जमीन में पानी की भारी कमी हो जाती है। तत्तियों के जरिए पेड़ों का पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ओह,
तो वाष्पीकरण रोकने के लिए? हाँ, अपने अंदर मौजूद पानी की आखिरी बूंदों को बचाने के लिए ये पेड़ एक साथ अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब वे सूखते नहीं हैं, वे बस एक तरह से स्लीप मोड में चले जाते हैं। ठीक कहा। ये तो प्रकृति की बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। पानी बचाने के लिए पत्तियां ही हटा दो। और फिर जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है, ये जंगल कुछ ही हफ्तों में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और मुझे ना दक्षिणी हिस्से के कंटीले वनों के बारे में एक और बात बहुत हैरान करने वाली लगी। वो क्या? वहाँ जो पेड़ हैं, जैसे कत्था या गोंद और राल देने वाले पेड़। रेजिन और गम? हाँ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पान में जो कत्था खाते हैं या जो गोंद इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं सख्त और सूखे जंगलों से आता है। दरअसल वो गोंद या राल भी ना इन पेड़ों का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा? हाँ, जब इन पेड़ों की छाल कटती है या सूखे मौसम में फटती है, तो वे अपनी रक्षा के लिए ये चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। अरे वाह! यानी जो इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ का सूखापन, वही इन पेड़ों को आर्थिक रूप से इतना मूल्यवान बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, उसे एक बार समेट लेते हैं। हमने देखा कि 1952 की पहली वन नीति से लेकर आज की ISFR 2023 की रिपोर्ट तक का सफर कैसा रहा है। हाँ, उत्तराखंड के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ 6% के करीब वनावरण बचा है। और कागजी वन क्षेत्र या पासबुक की एंट्री 7.5% के करीब है। हमने सोनभद्र के घने जंगलों और भदोही के कंक्रीट के बीच का भौगोलिक अंतर भी समझा। और तराई के नम साल और बांस के जंगलों से लेकर विंध्य की कंटीली झाड़ियों और कत्थे के पेड़ों की विविधता को भी जाना। लेकिन इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इन आंकड़ों और वनस्पतियों की सूची का महत्व सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित तो नहीं है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे समझा और लागू किया जाए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिए जहां करोड़ों लोग सांस ले रहे हैं, ये जंगल केवल लकड़ी या गोंद का स्रोत नहीं है। सही बात है। तराई के जंगल नेपाल से आने वाली नदियों के बहाव को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ से बचाते हैं। मैदानी इलाकों के पेड़ वहां की उपजाऊ मिट्टी को हवा में उड़ने से रोकते हैं, जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। हाँ, ये जंगल पूरे राज्य के तापमान को नियंत्रित करने और इस विशाल आबादी को साफ हवा देने का इकलौता प्राकृतिक तंत्र है। और इसी अहम बात से जुड़ता है हमारा आज का अंतिम विचार, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको आगे भी सोचना चाहिए। हमने देखा कि राज्य का लक्ष्य 15% हरियाली हासिल करने का है। हाँ, 9.96% तक तो हम पहुंच चुके हैं, वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि पारंपरिक जंगलों के मामले में भले ही आंकड़े कम हो, लेकिन वृक्षावरण यानी ट्री कवर के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस घनी आबादी वाले राज्य में हरियाली का भविष्य केवल दूर दराज के बड़े जंगल उगाने में छिपा है, जो कि इस जमीन की कमी के कारण बहुत मुश्किल है। हाँ, या फिर असली समाधान हमारे अपने आसपास है, हमारे सड़कों के किनारे, किसानों के खेतों की मेड़ों पर और शहरों के कंक्रीट के बीच मौजूद उन पेड़ों को बचाने में है जो बिना किसी वन विभाग की जमीन के वहां शान से खड़े हैं। क्या हम विकास और प्रकृति के बीच एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां हर इंसान अपने घर की छत पर, अपनी गली के किनारे या अपने आंगन में एक छोटा सा वनावरण खुद तैयार करे? क्योंकि अगर उपग्रहों को आसमान से उत्तर प्रदेश में हरियाली दिख रही है ना, तो वो उन करोड़ों छोटे पेड़ों की वजह से जो हमारे और आपके बीच सांस ले रहे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जरा कल्पना कीजिए, एक सिंगल दिन, महज 24 घंटे और 37 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा नंबर है ना? अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखें तो ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ एक राज्य में हो रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने जो ये डॉक्यूमेंट्स और नोट्स का स्टैक है, वो हमें इसी अद्भुत दुनिया में ले जा रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के वानिकी, यानी वहाँ के जंगल, उनके संसाधन और इस पूरे सिस्टम के पीछे का जो अर्थशास्त्र है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और ये विश्लेषण बहुत जरूरी भी है। सेगा, हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक इतनी विशाल आबादी वाला राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा और अपनी भारी आर्थिक जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाता है,
और कैसे वन संरक्षण सिर्फ पेड़ों को बचाने की कोई भावुक अपील नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल सप्लाई चेन और हमारी अर्थव्यवस्था का सीधा इंजन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस स्टैक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है ना, वो ये है कि हम अक्सर जंगलों को सिर्फ एक प्राकृतिक नज़ारे की तरह देखते हैं कि बस हरियाली है और कुछ जानवर हैं। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों से ये साफ होता है कि जंगल असल में किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितने कि वहाँ के हाईवे या पावर प्लांट। जो नोट्स आज हम खंगाल रहे हैं वो दिखाते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सप्लाई चेन के बिल्कुल पहले छोर पर कैसे काम करते हैं, और वहाँ होने वाला एक छोटा सा बदलाव भी पूरी आर्थिक व्यवस्था में कैसे लहरें पैदा करता है। तो अगर हम इन जंगलों को किसी कारखाने के नजरिए से देखें, तो मेरे दिमाग में जो इमेज बन रही है वो एक साइलेंट जीरो कार्बन गीगा फैक्ट्री की है। ओह, एक साइलेंट गीगा फैक्ट्री, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? एक ऐसी गीगा फैक्ट्री जहां कोई शोर नहीं है, कोई चिमनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हजारों तरह के कच्चे माल का उत्पादन कर रही है। नोट्स के आंकड़े मुझे सच में चौंका गए। उत्तर प्रदेश, जिसे हम मुख्य रूप से उसके मैदानी इलाकों और खेती के लिए जानते हैं, वहां लगभग 1000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। 1000? ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और बात सिर्फ पेड़ों पर खत्म नहीं होती। गंगा के मैदानी भाग में लगभग 200 प्रकार की अलग-अलग घासें मिलती हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां हर पौधा कोई ना कोई उपयोगी उत्पाद बना रहा है। और उस मैन्युफैक्चरिंग की वैरायटी तो देखिए, इस गीगा फैक्ट्री की अलग-अलग असेंबली लाइंस हैं। हाँ, जैसे अगर हम चीड़ के पेड़ की बात करें, तो उससे राल या रेजिन निकल रहा है, जिससे आगे चलकर बिरोजा और तारपिन बनता है। खैर का पेड़ कत्था बना रहा है। सही। और पेपर इंडस्ट्री के लिए बेंट और बांस की सप्लाई हो रही है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रेलवे स्लीपरों के लिए या इमारती लकड़ी के लिए साल, चीड़, देवदार और सागौन जैसे पेड़ों का उपयोग हो रहा है। यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। रेलवे स्लीपरों के लिए साल या सागौन का ही चुनाव क्यों होता है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, किसी और लकड़ी का क्यों नहीं? क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ी में प्राकृतिक रूप से कुछ खास तरह के तेल और रेजिन होते हैं। जब आप लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को रेलवे ट्रैक पर खुले में छोड़ देते हैं, जहां उस पर भारी बारिश होती है, चिलचिलाती धूप पड़ती है और दीमक का हमला होता है, तो ये प्राकृतिक तेल एक ढाल का काम करते हैं। अच्छा, तो वो नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। एकदम सही। ये दीमक को दूर रखते हैं और लकड़ी को सड़ने से बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीड़ से मिलने वाला टर्पीन एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, जो पेंट और वार्निश उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। यानी हर पेड़ का अपना एक अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो एक विशिष्ट उद्योग को चला रहा है। और दवाइयों वाला सेक्शन तो इस गीगा फैक्ट्री का सबसे एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग लगता है। तराई क्षेत्र में रोवोल्फिया सर्पेंटिना, जिसे हम सर्पागंधा कहते हैं, वायोला सर्पेंस और न जाने कितने औषधीय पौधे मिलते हैं। बिल्कुल, तराई का इलाका इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन फिर जब हम बुंदेलखंड या बघेलखंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वहाँ धाक, महुआ, सलाई और चिरौंजी के पेड़ डोमिनेट करते हैं। पर यहाँ मेरे नोट्स में एक ऐसी चीज है जिसने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। ऐसा क्या लिखा है नोट्स में? इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं। अब देखिए, जब मैं सवाना शब्द सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सीधे अफ्रीका के सूखे मैदान और शेरों की तस्वीर आती है। हाँ, अक्सर लोगों के दिमाग में यही इमेज आती है। हाँ, तो सघन जंगल होने चाहिए। एक इतने गीले इलाके में इस तरह की सवाना घास का मिलना भौगोलिक रूप से कैसे संभव है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सवाना का मतलब सिर्फ अफ्रीका के सूखे मैदान नहीं होता। इकोलॉजी में सवाना एक ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं जहाँ पेड़ों की छतरी इतनी घनी नहीं होती कि वो जमीन तक धूप पहुँचने से रोकते। ओह, मतलब थोड़ी खुली जगह होती है। हाँ, और तराई क्षेत्र का ये अपना एक अनोखा माइक्रोक्लाइमेट है। देखिए, तराई हिमालय के बिल्कुल तलहटी में है। जब बारिश होती है तो नदियां ऊपर से भारी मात्रा में पानी और गार्ड लेकर आती हैं, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर जाता है। फ्लड जैसी स्थिति हो जाती होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर जब मौसम बदलता है तो वो इलाके पूरी तरह सूख जाते हैं। पानी के भराव और फिर पूरी तरह सूख जाने का ये जो एक्सट्रीम साइकिल है ना, ये बड़े पेड़ों की जड़ों को वहां टिकने नहीं देता,
लेकिन लंबी घासों के लिए ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है। ओहो, मतलब बाढ़ और सूखे का वो जो चक्कर है वो बड़े पेड़ों को रोक देता है और घास को एक खुला मैदान दे देता है बढ़ने के लिए। ठीक इसी तरह। और ये हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश का हर हिस्सा, चाहे वो तराई की नमी हो या बुंदेलखंड का सूखापन, अपनी एक अलग इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल पहचान रखता है। सही बात है। बुंदेलखंड की सूखी और पथरीली जमीन में महुआ और सलाई इसीलिए टिके हैं क्योंकि उन्हें कम पानी की जरूरत होती है और बदले में वो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को सहारा देते हैं। तो अगर ये जंगल एक साइलेंट गीगा फैक्ट्री है जो इतना सारा कच्चा माल बना रही है, तो जाहिर है कि इंसानों ने इसके ठीक बगल में अपनी खुद की असेंबली लाइंस भी खड़ी की होंगी, क्योंकि इतना सारा रॉ मटेरियल कहीं तो जाएगा ही ना। बिल्कुल जाएगा। और यहीं से हम देखते हैं कि कैसे इन जंगलों ने शहरों का पूरा भूगोल ही तय कर दिया। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो इस स्टैक में अगर आप औद्योगिक केंद्रों वाला हिस्सा देखें तो ये साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल मैप असल में उसके फॉरेस्ट मैप का ही एक एक्सटेंशन है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरठ खेल के सामान जैसे क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक के लिए इतना मशहूर क्यों है, या सहारनपुर पेपर इंडस्ट्री का इतना बड़ा हब कैसे बन गया। हाँ, इन सब के पीछे एक ठोस भौगोलिक कारण है। वही ना, पेपर के लिए जो बांस और बेंड्स चाहिए उसकी जड़ें उन्हीं जंगलों में हैं। इसी तरह मिर्जापुर, झांसी और बरेली में बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौनों का काम होता है। सोनभद्रा और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। और फिर बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में फर्नीचर, कत्था, माचिस और प्लाईवुड का भारी उद्योग है। ये सब कुछ ऐसे ही कहीं भी नहीं बन गए। इसके पीछे पूरे लॉजिस्टिक्स का विज्ञान है। अगर हम 100 या 150 साल पीछे जाएं, जब इन उद्योगों की नींव पड़ रही थी, तब ट्रकों और मालगाड़ियों का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। हाँ, तब तो ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। लकड़ी बहुत भारी और बल्कि रॉ मटेरियल है। उसे पहाड़ों या जंगलों से निकालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया? कारखानों को ही जंगल के पास ले गए। हाँ, कारखानों को नदियों और जंगलों के उस संगम पर लगाया गया जहां ट्रांसपोर्टेशन सबसे आसान था। सहारनपुर को ही लीजिए। हिमालय की तलहटी से लकड़ी और बांस काटा जाता था और उसे नदियों के बहाव में छोड़ दिया जाता था। अरे वाह, मतलब नदियां खुद ट्रांसपोर्ट का काम करती थीं। एकदम सही। नदियां खुद ब खुद उस कच्चे माल को सहारनपुर के करीब तक ले आती थीं, जहां उसे पेपर मिलों में प्रोसेस किया जाता था। वाराणसी और सोनभद्र विंध्या के जंगलों से घिरे हैं, जो खिलौनों के लिए बेहतरीन लकड़ी देते हैं। इसलिए वहां लकड़ी के खिलौनों की कारीगरी का विकास हुआ। भूगोल ने सीधे तौर पर यह तय किया कि किस शहर के लोग भविष्य में क्या काम करेंगे। ये बहुत ही कमाल का नजरिया है। मतलब अगर मैं मेरठ में बना हुआ क्रिकेट का बल्ला खरीद रहा हूं, तो मैं असल में किसी पहाड़ी जंगल के एक छोटे से हिस्से को अपने हाथ में पकड़ रहा हूं। बिल्कुल, आप उसे ऐसे देख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर सहारनपुर पेपर के लिए बांस निकल रहा है, मेरठ बैट के लिए लकड़ी काट रहा है और रेलवे लाइन बिछाने के लिए लाखों साल और सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये गीगा फैक्ट्री तो अब तक खाली हो जानी चाहिए थी। मेरा मतलब है, अगर डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई सीमित, तो जंगल तो कब के खत्म हो जाने चाहिए थे। इस तबाही को कैसे रोका गया? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और नोट्स में जो संरक्षण के इतिहास का हिस्सा है, वो इसी डर और इसी जरूरत की प्रतिक्रिया है। जब ब्रिटिश शासन और बाद में आजाद भारत की सरकारों को ये समझ में आया कि वनों का ये दोहन सस्टेनेबल नहीं है, तो उन्होंने नियम बनाने शुरू किए। हाँ, मुझे दस्तावेज में दिख रहा है कि 1935 में ही उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। यानी एक तरह से सरकार ने कह दिया कि अब आप मनमानी कटाई नहीं कर सकते, ये राज्य की संपत्ति है। सही पकड़ा। और आज़ादी के बाद जुलाई 1952 में वन महोत्सव शुरू किया गया। इसमें एक नारा दिया गया था जो मुझे बहुत गहरा लगा। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। और ये नारा महज एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये एक पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। वो कैसे?
जब हम कहते हैं कि वृक्ष का अर्थ जल है, तो इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि पेड़ों की जड़ें स्पंज की तरह काम करती हैं। जब बारिश होती है तो वो जड़ें पानी को तुरंत बहने और बाढ़ लाने से रोकती हैं। वो उस पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने देती हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर यानी भूजल स्तर रिचार्ज होता है। अच्छा, तो वाटर टेबल मेंटेन होता है। बिल्कुल। और उसी भूजल से किसान अपनी फसल की सिंचाई करते हैं, जिससे रोटी मिलती है। अगर जंगल कटे तो पानी बहेगा, ग्राउंड वाटर गिरेगा, फसल सूखेगी और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये तो एक पूरा चेन रिएक्शन है। और इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने कई संस्थाएं बनाई। 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन किया गया ताकि वनों का कमर्शियल मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। हाँ, संस्थागत रूप से काफी काम हुआ है। 1988 में कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान बना और रिसर्च के लिए राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, जो पहले 1970 में स्थापित हुई थी, उसे 1993 में बकायदा राज्य वन अनुसंधान संस्थान के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। हालांकि मुख्य वन अनुसंधानशाला तो देहरादून में ही है। इन संस्थानों का काम सिर्फ ये देखना नहीं था कि पेड़ काटे जा रहे हैं या नहीं, उनका काम ये समझना था कि कौन सी बीमारियों से जंगल खत्म हो रहे हैं, कौन सी प्रजातियां मिट्टी के अनुकूल हैं और यील्ड यानी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो चीज मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लगी वो है इस पूरी प्रक्रिया में आम लोगों को शामिल करना। जैसे कि सोनभद्र के बिलहट्टी गांव को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1992 में JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो 2008-9 से चल रहा है, जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 14 जनपदों के 20 प्रभागों में काम कर रहा है। हाँ, और इसका उद्देश्य सिर्फ पेड़ बचाना नहीं है, बल्कि वन प्रबंधन को सीधे गरीबी उन्मूलन से जोड़ना है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये कैसे काम करता है? पेड़ बचाने से गरीबी कैसे दूर होती है? इसको ऐसे समझिए कि दशकों तक वन विभाग और स्थानीय आदिवासियों या ग्रामीणों के बीच एक टकराव की स्थिति रहती थी। सरकार को लगता था कि लोग जंगल काट देंगे और लोगों को लगता था कि सरकार उनसे उनका घर छीन रही है। दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट था। बिल्कुल। जीका प्रोजेक्ट और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इस सोच को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं उन्हें बाहर मत निकालो, उन्हें जंगल का रखवाला बनाओ। अच्छा, मतलब उन्हें हिस्सेदार बना लिया। हाँ, जब आप लोकल कम्युनिटीज को लघु वनोपज जैसे शहद, महुआ या सूखी लकड़ी इकट्ठा करने और उसे बाजार में बेचने का अधिकार देते हैं, तो जंगल उनकी आजीविका बन जाता है। और जब उनकी आजीविका जंगल पर निर्भर होती है, तो वो खुद टिम्बर माफिया या शिकारियों से उस जंगल की रक्षा करते हैं। ये तो सच में बहुत स्मार्ट अप्रोच है ना? यानी आपने एक तरफ लोगों को रोजगार दे दिया, गरीबी उन्मूलन हो गया, और दूसरी तरफ आपका जंगल सुरक्षित हो गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इन सब अच्छी बातों और रिसर्च के बीच दस्तावेज में एक ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे लिटरली अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या लिखा था? मैं इसे वैसे ही पढ़ता हूं जैसा ये लिखा है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी यानी इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहा जाता है। एक मिनट, एक पेड़ आतंकवादी कैसे हो सकता है? कोई पौधा किसी पर्यावरण के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है कि उसे ये नाम दे दिया जाए? शब्द सुनने में वाकई बहुत सख्त लगता है, लेकिन इसकी पीछे की वजह उतनी ही खतरनाक है। देखिए, यूकेलिप्टस जिसे हम सफेदा भी कहते हैं, वो असल में भारत का मूल पेड़ है ही नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। तो फिर इसे यहाँ लाया ही क्यों गया जब ये इतना खतरनाक है? क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट बहुत तेज होती है। पेपर और प्लाईवुड उद्योग को जल्दी और सस्ती लकड़ी चाहिए थी, और यूकेलिप्टस कुछ ही सालों में बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसको अंधाधुंध लगाया गया। लेकिन इसके साथ दो बहुत बड़ी समस्याएं थी जो बाद में रिसर्च से सामने आईं। कौन सी समस्याएं? पहली, इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, और ये एक दिन में गैलनों पानी पी जाता है। जिस इलाके में पहले से ही पानी की कमी है, वहां अगर आप यूकेलिप्टस लगा दें तो वो आसपास के कुओं और ट्यूबवेल का पानी पूरा सुखा देगा। बाप रे! मतलब ये एक तरह का वाटर वैम्पायर है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है, वो है एलेनोपैथी। यूकेलिप्टस के पत्तों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि जब वो जमीन पर गिरते हैं
तो वो मिट्टी को विषाक्त बना देते हैं। विषाक्त यानी जहरीला? हाँ, इससे उस पेड़ के आसपास कोई दूसरी घास या पौधा पनप ही नहीं सकता। वो पूरी जमीन बंजर जैसी हो जाती है, जहां ना कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, ना कोई पक्षी घोंसला बनाता है। तो आपने लकड़ी तो पैदा कर ली, लेकिन पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट कर दिया। ये तो वाकई एक आतंकवादी की तरह काम कर रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा कर रहा है और अपने आसपास किसी को पनपने नहीं दे रहा। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि संरक्षण का मतलब सिर्फ आंख मूंद कर कोई भी पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि सही जगह पर सही पेड़ लगाना है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, और यही इस पूरे स्टैक का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे भी है। इकोलॉजी में क्या लगा रहे हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि कितना लगा रहे हैं। और कितना लगा रहे हैं इस पर तो उत्तर प्रदेश ने जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जब हम इन नोट्स के आखिरी हिस्से यानी भविष्य की रूपरेखा पर आते हैं, तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो किसी भी इंसान का दिमाग चकरा सकते हैं। बिल्कुल, नंबर्स काफी बड़े हैं। 1901 में, मेरा मतलब है 2001 में ऑपरेशन ग्रीन और 2015 में ग्रीन यूपी क्लीन अप जैसी योजनाएं शुरू हुई। बरेली और पीलीभीत में हाईटेक नर्सरी बनाई गई। लेकिन जो रियल जंप है ना, वो 2017 के बाद दिखता है। वो आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। 2017-18 से लेके 2024-25 के बीच इस प्रदेश में लगभग 205 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। 205 करोड़। अरे वाह! और हर साल का लक्ष्य बढ़ता ही गया है। 25 करोड़ से 30, फिर 35 और अब 36 करोड़ से ऊपर। लेकिन जो सबसे माइंड ब्लोइंग इवेंट है वो है 9 जुलाई 2025 का दिन। एक पेड़ मां के नाम और वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत सिर्फ एक दिन में 37.21 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। एक दिन में 37 करोड़ से ज्यादा? ये तो सच में अद्भुत है। और इन सबका अल्टीमेट लक्ष्य है 2026-27 तक उत्तर प्रदेश के ग्रीन कवर को 15% तक पहुंचाना। लेकिन मेरा सवाल यह है, प्रैक्टिकली ये कैसे होता है? 37 करोड़ गड्ढे खोदना, उनमें 37 करोड़ पौधे डालना, और वो भी सिर्फ एक दिन में। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये कोई आम सरकारी काम तो नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं अगर आप इसे सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह चलाएं। वन विभाग के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो एक दिन में 37 करोड़ पेड़ लगा सके। इस तरह के विशाल लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे एक मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन में बदल देना। यानी पूरी जनता को इस काम में लगा देना। हाँ, इसके पीछे की लॉजिस्टिक्स समझिए। सबसे पहले वो हाईटेक नर्सरियां काम आती हैं, जहां करोड़ों पौधे वैज्ञानिक तरीके से और कम समय में तैयार किए जाते हैं। फिर इन पौधों को एक विशाल सप्लाई चेन के जरिए हर जिला, हर ब्लॉक और हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाता है। इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन लगता होगा। बहुत ज्यादा। इसमें स्कूल के बच्चे, एनजीओ, पुलिस, किसान सब शामिल होते हैं। और सबसे अहम बात, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान इसे एक भावनात्मक गहराई देते हैं। लोग पेड़ सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि सरकार कह रही है, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो उनकी मां के लिए एक इमोशनल ट्रिब्यूट है। ये कनेक्शन वाकई पावरफुल है। और साथ ही इन पेड़ों के जिंदा रहने की दर सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष प्रतिपालक और वृक्ष मित्र बनाए जाते हैं, जो इन पेड़ों की रखवाली करते हैं। ये जो भावनात्मक जुड़ाव की बात है ना, ये मुझे इस टैग के सबसे खूबसूरत हिस्से की याद दिलाती है। दस्तावेज में जिक्र है विरासत वृक्ष या हेरिटेज ट्रीज का। वन भूमि के बाहर मौजूद 948 ऐसे वृक्षों की पहचान की गई है जिन्हें विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। ये बहुत ही अनोखी पहल है ना? ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये वो पेड़ हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना के गवाह रहे हैं, किसी बड़ी हस्ती से जुड़े गए हैं, या जिनकी कोई गहरी पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। ये नीति मुझे वाकई बहुत दूरदर्शी लगती है। जब आप एक पुराने पेड़ के चारों ओर एक चबूतरा बना देते हैं और उस पर विरासत का बोर्ड लगा देते हैं, तो आप उसे लकड़ी के एक टुकड़े से बदलकर एक जीवित स्मारक बना देते हैं। एकदम सही कहा। इससे समाज में पेड़ों के प्रति सम्मान पैदा होता है। लोग उस पेड़ को काटने से डरते हैं क्योंकि वो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि उनके अपने इतिहास का हिस्सा बन चुका है। वाकई, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्टैक हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश की वानिकी महज जंगल और लकड़ी की कहानी नहीं है। ये एक विशाल चलती फिरती इकोनॉमी है। हमने देखा कि कैसे तराई और बुंदेलखंड का भूगोल तय करता है कि कौन सा पेड़ उगेगा। हाँ। कैसे
नदियों के रास्तों ने सहारनपुर और मेरठ के कारखानों की जगह फेंकी। कैसे एक गलत पेड़ जैसे यूकेलिप्टस पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है, और कैसे जेका जैसे प्रोजेक्ट उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों की गरीबी मिटा सकते हैं। और अंत में कैसे एक पूरा प्रदेश मिलकर 37 करोड़ पेड़ों का जन आंदोलन खड़ा कर सकता है। ये दस्तावेज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पर्यावरण को बचाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास सही विज्ञान और आम लोगों का साथ हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि आज के बाद हम में से कोई भी जंगल को सिर्फ हरियाली की तरह तो नहीं देख पाएगा। खैर, इन दस्तावेजों के आधार पर आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं पूरी होती है, लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार घूम रहा है जो मैं यहाँ सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अभी हमने उन 948 विरासत वृक्षों की बात की जो सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेटे खड़े हैं। जरा सोचिए, कल जब लोग अपने घर से निकलेंगे तो हो सकता है किसी के आस पड़ोस में या शहर के किसी पुराने चौराहे पर एक विशाल पुराना बरगद या पीपल का पेड़ खड़ा हो, जिसे शायद हमने हमेशा इग्नोर किया हो। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन क्या पता वो पेड़ अपने तने में कितनी अनकही ऐतिहासिक कहानियां, कितने आज़ादी के संघर्ष और सदियों के राज समेटे हुए हो। क्या पता वो भी बस इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे पहचाने और उसे विरासत का दर्जा दे। अगली बार उस पुराने पेड़ के पास से गुजरें तो उसे एक नई नज़र से ज़रूर देखेगा। तब तक के लिए नई जानकारियों की खोज जारी रखिए।